अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जहाँ मोहम्मद आसिफ़ अली काश और वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द आसिफ़ अकेडमी में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन कमज़ोर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि जो मैथ में, बायो में, फ़िज़िक्स में जिनकी बेस नहीं है, जो स्टडी में थोड़े से वीक हैं और जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनके साथ ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करें। इंशाल्लाह उनका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और आज हम एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड, और इसके टोटल तकरीबन 9 चैप्टर हैं। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री लफ्ज़ का जो मतलब होता है ना, जैसे जियोमेट्री है, लफ्ज़ जियोमेट्री का मतलब होता है ज़मीन की पैमाइश, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है किसी मुसल्लस की पैमाइश करना। लेकिन आज का जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की फ़िलहाल कोई बात नहीं है। पहले जो 1.1 सेक्शन है उसके अंदर बात हो रही है कम्प्लेक्स नंबर की, कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इस बारे में। तो पहले मैं थोड़ा सा जर्नल आपको कंसेप्ट दे देता हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, तो उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट सारा ये सेक्शन कंप्लीट करवाता हूँ। अच्छा जी, कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा जी, कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश है। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं। अक्सर औक़ात देखें ना, जो ज़रूरत होती है वो एक पहले जो नंबर होते थे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नंबर थे 1 से लेकर 9 तक, ज़ीरो नहीं था। तो जब 2 - 2 इस इक्वेशन की बात आई तो फिर क्या चीज़ वजूद में आई, फिर ज़ीरो वजूद में आया। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर कहाँ से हो गए, ज़ीरो से लेकर, ज़ीरो से स्टार्ट होते थे और कहाँ तक जाते थे, 9 तक जाते थे। ठीक है जी, ऐसे करते 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 एक वक्त वो आया कि जब इस किस्म की इक्वेशन सामने आई कि जैसे 7 - 9, तो फिर इससे क्या होता था कि जब 9 में से 7 जाएगा मिसाल के तौर पे, तो आएगा √(-2). अब जब, क्योंकि आपको पता है जज़र में तो कभी माइनस नहीं आना चाहिए, जब इस शक्ल की इक्वेशन आई तो फिर जो मैथमेटिशियन थे वो परेशान हो गए कि अब इसका क्या हाल होगा। तो इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालने के लिए जो चीज़ वजूद में आई वो था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होता है हमारे पास, जो आयोटा होता है वो बराबर होता है √-1 के। और अगर आप दोनों तरफ स्केयर ले लो तो आयोटा का जो स्केयर होगा वो अकेले -1 के बराबर हो जाएगा। ये दो चीज़ें आपको वैसे एज अ जनरल नॉलेज भी याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ वजूद में आई। इससे हमारा क्या सोल्यूशन, इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि पहले तो हम यहाँ पे जाकर रुक जाते थे, इसको आगे हल नहीं कर सकते थे। अब इसका सोल्यूशन कम्प्लेक्स नंबर की वजह से जो है वो मतलब हमारे लिए मुमकिन है। वो कैसे है कि अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ √(-1) अलग और 2 को अलग, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 2 जब -1 से ज़रब खाएगा तो फिर से यही चीज़ बन जाएगी, √-2 बन जाएगा। अब जो मेरी ये चीज़ है ये किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये देखें अब इसका सोल्यूशन निकल आया। तो ये तो हमारा फ़ायदा हो गया कि इस चीज़ का कम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, तो अब मैं कम्प्लेक्स नंबर की आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ। इसको हम Z से डिनोट करते हैं, वैसे आप किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो, लेकिन जनरल जो ज़्यादातर है वो Z से डिनोट किया जाता है और वो होता है x + आयोटा y। और बाज़ बुक में ये भी लिखा होता है कि a + आयोटा b। और उसके अंदर जो हमारे पास ये चीज़ होती है x, या मतलब जैसे a हो गया तो ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, और जो ये आयोटा के साथ वाला होता है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इमेजिनरी पार्ट। अब अक्सर जो बच्चे होते हैं ना वो ये समझते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा सेट है वो शायद रियल नंबर का सेट है। ठीक है जी, तो आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। कोई भी आपसे पूछे कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सेट कौन सा, तो सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है जी, कम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि देखें जो हमारे पास R है उसमें सिर्फ रियल नंबर है, मतलब -∞ से कहाँ तक, +∞, और ये सारे रियल नंबर हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें देखें रियल पार्ट भी आ रहा है और इमेजिन पार्ट भी आ रहा है। मतलब देखें ये चीज़ इजाफी आ रही है ना, ये जो इमेजिनरी है वो रियल में नहीं है, ये रहा रियल पार्ट। अब वो तो A में आ रहा है लेकिन B में इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए जो कम्प्लेक्स नंबर है वो बड़ा है और जो रियल है वो छोटा है। तो मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो रियल नंबर का सेट है वो भी सबसेट कहलाएगा किसका, C का, कम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है जी, कम्प्लेक्स नंबर। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको प्रॉपर बुक की तरफ लेके चलता हूँ।
आसान सी चीज़ें बिल्कुल। आज का जो जनरल हमारे पास इंट्रोडक्शन है वो मुश्किल नहीं है। चैप्टर है पहला जी ट्रिग्नोमेट्री, सेक्शन है हमारा 1.1 और टॉपिक है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर इज़ एन एलिमेंट। कम्प्लेक्स नंबर एक एलिमेंट होता है जो कि पेयर की शक्ल में भी हम उसको लिख सकते हैं। पेयर की शक्ल, अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे अयोटा तो है नहीं, तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि जो दूसरा नंबर है उसके साथ अयोटा है। और जो ये आर स्केयर का मतलब है कि इसकी पेयर की शक्ल में नंबर होंगे। पहला एक्स होगा, दूसरा एलिमेंट वाई होगा, और दोनों एक्स जो वाई होंगे वो दोनों आर में से बिलोंग करेंगे, मतलब रियल नंबर में से। और आप सोच रहे होंगे कि सर आप अभी तो बोला इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब ये है कि वो पार्ट इमेजिनरी होगा लेकिन वो जो नंबर होगा वो आर से बिलोंग करेगा। मतलब अगर मैं आपको मिसाल दूं तो मैं यहाँ पे जैसे अगर ऐसे लिख देता हूँ कि 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3, तो अगर इसको पेयर में ख़त्म करूँ तो ये फिर हो जाएगा 2 + 3 अयोटा। तो ये पार्ट तो इमेजिनरी है लेकिन ये जो नंबर है वो रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। ठीक है जी। तो मतलब चाहे ऐसे लिखा हो तो वो इसके बराबर है, ऐसे लिखा हो तो वो इसके बराबर है। आगे जी मिसाल ले लेते हैं कि जैसे Z1 हमारे पास X1 Y1 के बराबर है, Z2 हमारे पास X2 Y2 के बराबर है, और वो दोनों किस में से बिलोंग करते हैं, R में से बिलोंग करते हैं। तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम एडिशन की बात करें तो जो X1 होगा वो X2 से जमा होगा, जो Y1 होगा Y2 से जमा होगा। सेम उसी तरीके से अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन को आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा साइन का चक्कर है, और ये कॉमा है, मैंने गलती से ब्रैकेट डाल दी, ये कॉमा है यहाँ पे। तो पहले जो होगा वो x1 x2 से मल्टीप्लाई, y1 y2 से, और दरमियान में माइनस आएगा। फिर क्या होगा कि x1 y2 के साथ और y1 x2 के साथ दरमियान में प्लस आएगा। बस आपने साइन का ख्याल रखना है। अच्छा जी, आगे फिर बात आ जाती है कि दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होते हैं। तो इक्वल तब होते हैं जब आपके पास x1 पहला नंबर अगले पेयर के पहले नंबर के बराबर हो और दूसरा नंबर दूसरे के बराबर हो। अगर दोनों में से एक भी बराबर नहीं होगा तो वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे। फर्दर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली, ये तो बचपन वाला आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 9th 10th में 1000 दफ़ा पढ़ा होगा। वैसे फिर भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि आप पहले दो को जमा करके फिर चाहे तीसरे के कर दें या पहला बाद में करें और अगले दो को पहले कर लें तो उनका आंसर बराबर आएगा। ये बच्चों जैसी बातें। आगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नंबर जमा करें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं ज़ीरो नंबर को कम्प्लेक्स रूट में लिख सकता हूँ। कैसे? अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख दूँ और अगले ज़ीरो के साथ अयोटा लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़ीरो से ज़रब होकर ज़ीरो ही हो जाएगा, तो उसको लिखने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वही ज़ीरो जब आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ वैसे आ जाएगी। तो जब कोई, क्योंकि आपको पता है कि जमा की आइडेंटिटी ज़ीरो होता है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर ऑपरेट करवाया जाए कि नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जमा की आइडेंटिटी ज़ीरो है क्योंकि ज़ीरो आप किसी भी चीज़ में जमा करोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 होती है क्योंकि किसी भी चीज़ से आप 1 को मल्टीप्लाई कराओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे कम्यूटेटिव लॉ, ये भी मैं लिखने नहीं लगा था लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि आप a + b करें या b + a करें तो आंसर बराबर आना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है? 1 आ जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी है मल्टीप्लाई में, नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव का क्या मतलब है कि हम ये 1 है, 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 0, क्योंकि यहाँ पे ये आ जाएगा 1 + 0 अयोटा। तो 0 जब उससे मल्टीप्लाई खाएगा फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना ना, तो इसलिए हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है जब आप इनको 1 को ज़रब करवाओगे z के साथ तो z फिर से ही आ जाएगा। और ये कैसे आता है वो मैंने यहाँ पे प्रूफ भी आपको करके दिखा दिया कि ये 1 0 है, 0 और XY है, ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये 1 जो मैंने नंबर लिया उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y के साथ भी अयोटा है, 0 के साथ भी अयोटा है। मल्टीप्लिकेटिव अभी हम पीछे रूल पढ़ चुके हैं, वो रूल आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा जी, एंड में ये x और y ही आ जाएगा जो कि किसके बराबर होता है, z के बराबर। मतलब कि मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 है और देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर से वो z वापस आ गया। आगे अगर आप 0 1 0 1 को मल्टीप्लाई आपस में करते हो तो -1 आएगा, और -1 का क्या मतलब है कि √-1 जो कि 0 1 के बराबर है। यानी कि जैसे हमारे पास अयोटा √-1 के बराबर था, अगर आप उसको पेयर की शक्ल में लिखना चाहते हो तो वो 0 और 1 होगा, और जो कि ये कि प्योर इमेजिनरी है क्योंकि ये चीज़ किसके बराबर है, अयोटा के। और जिसके साथ अयोटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, रियल नहीं बल्कि इमेजिनरी होता है। आगे बात आ जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ये भी सिंपल सी बात है। स्केलर का मतलब ये होता है कि कोई नंबर, यानी कि किसी एक कम्प्लेक्स नंबर के साथ आप एक नंबर को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 R² में से और अल्फ़ा
कोई एक नंबर है, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, कोई एक नंबर है जो कि आर में से बिलोंग करता है। तो चाहे आप दोनों को जमा करके अल्फा से मल्टीप्लाई करवाओ या चाहे दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा के जमा करा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्स वाई चाहे पेयर की शक्ल में लिखा हो, उसको अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना चाहो तो उसमें जेड जो होगा वो एक्स प्लस अयोटा वाई के बराबर होगा, और ए प्लस अयोटा बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। आगे बात आ जाती है जी कांजुगेट की। कांजुगेट कम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि जिसके साथ अयोटा होगा आपने उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे ये देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई था, तो मैंने इसका जब कांजुगेट लूँगा, कांजुगेट की निशानी ये है कि उसके ऊपर बार लगी होती है, तो क्या हुआ कि एक्स प्लस अयोटा वाई था और एक्स माइनस अयोटा वाई हो गया, मतलब आपने उसका सिर्फ क्या कर देना है, साइन चेंज करवा देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके कुछ एक दो थ्योरम हैं बिल्कुल आसान, कि किसी भी नंबर का अगर आप डबल कांजुगेट लोगे तो वो नंबर फिर से आ जाएगा। मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि देखें z हमारे पास किसके बराबर होता है, z बराबर होता है x प्लस अयोटा y के। तो जब इसका मैं कांजुगेट लूँगा तो जिसके साथ अयोटा है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। उसका फिर जब मैं दोबारा कांजुगेट लूँगा तो माइनस की जगह पे फिर प्लस आ जाएगा, और ये चीज़ किसके बराबर थी, z के बराबर थी। आगे चाहे दोनों को प्लस करवा के कांजुगेट लें या अलग अलग कांजुगेट करवा के प्लस करवा दें। आप चाहे राइट हैंड साइड उठा के लेफ्ट प्रूव कर दें या लेफ्ट उठा के राइट प्रूव कर दें, बात आपकी मर्जी है। मैंने लेफ्ट उठाया तो देखें दोनों को मैंने जमा किया, उसका ऊपर क्या करवा दिया, कांजुगेट। जब अयोटा यहाँ से मैंने ले लिया कॉमन, जब कांजुगेट लूँगा तो अयोटा क्योंकि इसके साथ है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस आ जाएगा। अयोटा जब मल्टीप्लाई खाएगा तो y1 को भी मिलेगा, y2 को भी, y1 x1 के साथ और y2 x1 x2 और सॉरी यहाँ पे भी x का 2 आएगा। और ये चीज़ किसके बराबर है, z1 का कांजुगेट, ये z2 का कांजुगेट, और सिमिलरली आगे सारे प्रूफ होते जाएंगे। तो ये जो आज हमने किया मैथमेटिकल मेथड का, ये हमारा सेक्शन 1.1 से लेकर 1.5 तक है। आगे हमारा सिर्फ 1.1 की एक्सरसाइज से पहले एक टॉपिक रहता है आर्गेंड्स डायग्राम। नेक्स्ट जो मैं आपको करवाऊंगा वो आर्गेंड्स डायग्राम होगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम प्रॉपर 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। और मेहनत करें, पढ़ते रहें अपने। बस मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास सब कुछ है तो दूसरों के लिए पढ़ें, अगर सब कुछ नहीं है तो फिर अपने लिए पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, इल्म ज़रूर हासिल करें और उसको आगे फैलाएं। अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज़, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।